तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीपी के फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। लगभग 50 लाख से ऊपर फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। तो दोस्तों, 50 लाख कंपटीशन में बीट करना कोई मामूली बात नहीं है। अपने 50 लाख में एक सीट को हासिल करना बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। तो देखते हैं दोस्तों, उसी तरह से कंटेंट को भी देखते रहेंगे आप। इस चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लें आपके अपने यूट्यूब चैनल अपर्णा जीएस क्लासेज, ताकि आपको ये उच्च स्तरीय कंटेंट लेवल प्राप्त होता रहेगा, जिससे आपको अपनी एक सीट कंफर्म करने में समर्थता हासिल होगी। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब के, आर्द्रता के, उच्च ताप के या घनत्व के? तो इसका राइट आंसर होगा उच्च ताप के। जो पायरोमीटर है यह उच्च ताप के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। रडार उपयोग में आता है। तो रडार किसके उपयोग में आता है? प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, या वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। तो ऑप्शन नंबर सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में रडार का उपयोग किया जाता है। और देखते हैं, इसमें रेडियो तरंगों के प्रयोग से किसी वस्तु की उपस्थिति, दिशा या गति आदि की ज्ञात किया जाता है। और रडार का प्रयोग वायुयानों, जहाजों, निर्देशित मिसाइलों, मोटर वाहनों आदि की अवस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? क्रेस्कोग्राफ, सिस्मोग्राफ, गीजर काउंटर, रेन गेज। तो सिस्मोग्राफ जो है यह भूकंप मापी यंत्र है, सिस्मोग्राफ। और भूकंप मापी भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, परमाणु परीक्षण व अन्य विस्फोट के कारण उत्पन्न भूगति मापने में प्रयोग किया जाता है भूकंप मापी यानी कि सिस्मोग्राफ। और रिक्टर स्केल एक लघुगणितीय पैमाना है जो 0 से 10 के बीच संख्यांक के माध्यम से भूकंप की तीव्रता अथवा परिमाण प्रदर्शित करता है। महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? महासागर में डूबी हुई वस्तु, ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट या सोनार। तो सोनार जो है यह महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, शक्ति का मात्रक। और सोनार के बारे में और जान लेंगे। महासागर में जो डूबी हुई वस्तुएं होती हैं, जैसे पनडुब्बी अथवा हिमखंडों का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। इसमें परासरब तरंगें होती हैं जिसके द्वारा वस्तु की स्थिति का पता लगाया जाता है। इन तरंगों को तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण इन्हें पतले किरण पुंज के रूप में अत्यधिक दूरी तक भेजा जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, शक्ति का मात्रक है हर्ट्ज, वोल्ट, वाट, न्यूट्रॉन। तो शक्ति का मात्रक देखेंगे क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाट। शक्ति का मात्रक वाट होता है। किसी व्यक्ति अथवा मशीन द्वारा इकाई समय मतलब 1 सेकंड में किए गए कार्य अर्थात इसके काम करने की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड होता है, जूल प्रति सेकंड। एक पारसेक, तारों के मध्य की दूरी मापने का मात्रक होता है पारसेक। यह किसके बराबर है? तो 4.25 प्रकाश वर्ष, 3.25 प्रकाश वर्ष, 4.50 प्रकाश वर्ष या 3.05 प्रकाश वर्ष। तो 3.25 प्रकाश वर्ष एक पारसेक बराबर होता है। एग्जैक्टली देखा जाए तो एक पारसेक बराबर 3.262 होता है, बट ये नियर अबाउट है। अब पारसेक दूरी की इकाई है जो सौर मंडल के बाहर स्थित सुदूर खगोलीय पिंडों की दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है। एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? 1000, 750, 746 या 786? तो इसका राइट आंसर होगा 746। अश्व शक्ति यानी कि हार्स पावर शक्ति मापन की इकाई है। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। अश्व शक्ति शब्द का प्रयोग
यानी कि हार्स पावर शब्द का प्रयोग किसने किया था? जेम्स वाट द्वारा वाष्प इंजन द्वारा किए गए कार्य तथा बोझ ढोने वाले घोड़ों की शक्ति की तुलना के लिए किया गया था। बल का मात्रक है फैराडे, फर्मी, न्यूटन, रदरफोर्ड। तो इसका आंसर होगा बल का मात्रक न्यूटन। जो बल का मात्रक है वह न्यूटन है। अब बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की स्थिति विराम हो या गति, कोई भी स्थिति में वस्तु हो, उसमें परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। और बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। और न्यूटन के अलावा किलोग्राम यानी कि केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। 1 माइक्रोन बराबर है 1/10 मिलीलीटर, 1/100 मिलीलीटर, 1/1000 मिलीलीटर, 1/10,000 मिलीलीटर। तो इसका राइट आंसर होगा 1/1000 मिलीलीटर। तो माइक्रोन अथवा माइक्रोमीटर अत्यंत सूक्ष्म लंबाई मापने की इकाई है। इसका प्रयोग अवरक्त विकिरण को तरंगदैर्घ्य, जैविक कोशिकाओं, जीवाणुओं तथा रेशों का आकार मापने में किया जाता है। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। और इसे 1/1000 मिलीमीटर में भी लिखा जाता है। सॉरी, यहाँ पे मिलीलीटर नहीं होना चाहिए, मिलीमीटर है, मिलीमीटर। एक नैनोमीटर होता है 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, 10⁻⁸ सेंटीमीटर, 10⁻⁹ सेंटीमीटर। तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, नॉटिकल मील किसकी इकाई है? तो ऑप्शन देखते हैं, समुद्री दूरी की, नॉटिकल मील समुद्री दूरी की, अंतरिक्ष में दूरी की, या समुद्री जहाज की गति, या शक्ति। तो नॉटिकल मील देखेंगे, यह समुद्री जहाज समुद्री दूरी की पहला ऑप्शन हो जाएगा, समुद्री दूरी की इकाई है। क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं, जड़त्व, वेग, प्रतिक्रिया, गति। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या कारण है कि व्यक्ति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी, प्रतिक्रिया। चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाना प्रतिक्रिया कहलाता है, क्रिया प्रतिक्रिया। एक समान गति के साथ एक वस्तु त्वरित नहीं हो सकती है, त्वरित हो सकती है, सदैव त्वरित होगी, वेग असमान रहेगा। तो त्वरित हो सकती है, त्वरित हो सकती है, एक समान गति के साथ एक वस्तु त्वरित हो सकती है। निम्नांकित में कौन आभासी बल है? अभिकेंद्री बल, अभिकेंद्री प्रतिक्रिया बल, अपकेंद्री बल, मजबूत परमाणु बल। तो अपकेंद्री बल, ऑप्शन नंबर सी, यह आभासी बल है। किसी वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु पर केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला अपकेंद्रीय बल एक काल्पनिक आभासी बल होता है और इसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होता है। जैसे कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि, ये सब अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि जो वॉशिंग मशीन है वो किस बल पर काम करता है? तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। न्यूटन का गति का पहला नियम किससे संबंध है? ऊर्जा से, कार्य से, गति से या जड़त्व से? तो न्यूटन का गति का पहला नियम जड़त्व से संबंधित है। न्यूटन के गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। एक साइकिल चालक को वृत्तीय गति में किस ओर झुकना चाहिए? आगे की ओर, पीछे की ओर, केंद्र की ओर, केंद्र से विपरीत। तो साइकिल चालक को वृत्तीय गति में केंद्र की ओर झुकना चाहिए। जब कोई साइकिल चालक वृत्तीय पथ पर गति करता है
तो उसे अपनी स्थिति को संतुलित रखने के लिए अभिकेंद्री बल की आवश्यकता होती है, जिसे प्राप्त करने के लिए साइकिल चालक को केंद्र की ओर झुकना पड़ता है। वृत्तीय पथ पर गतिशील एक वस्तु उदाहरण है एक समान वेग व चर त्वरण, एक समान गति और अचर वेग, एक समान गति और चर वेग और एक समान गति और चर त्वरण। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एक समान गति और चर वेग। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति में गतिशील वस्तु की दिशा सदैव बदलती रहती है तथा वह वस्तु किसी निश्चित व स्थिर बिंदु से एक निश्चित दूरी पर रहती है। यदि वस्तु एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कोणीय संवेग, द्रव्यमान, ऊर्जा, रेखीय संवेग संरक्षण। तो इसका राइट आंसर होगा रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह सिद्धांत न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अंतर्गत आता है। एक नाव जल में नहीं डूबेगी। एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर होगा? तो नाव के आयतन के, नाव के भार के, नाव के पृष्ठीय क्षेत्रफल के, नाव के घनत्व के। तो राइट आंसर होगा नाव के भार के। एक नाव जल में तब तक नहीं डूबेगा जब तक वह नाव के भार के बराबर जल को विस्थापित करता रहेगा। सभी तो ये देखेंगे नाव के भार वाले में थोड़ा सा और कि यह किस सिद्धांत पर काम करता है। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी तरल में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबोई जाती है तो उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। तो अगर पूछा जाए किस पर सिद्धांत आधारित है तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। सभी मूल आधारी बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा है? तो ऑप्शन देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल, चुंबकीय बल, नाभिकीय बल। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सभी आधारी बलों में सबसे कमजोर बल होता है और दुर्बल नाभिकीय बल दूसरा सबसे कमजोर बल परंतु परास वाला होता है और विद्युत चुंबकीय बल यह शक्तिशाली बल होता है परंतु अनंत परास वाला। तो चलते हैं नेक्स्ट। वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु यदि एक चरण पूर्ण करने में 1 सेकंड लेती है तो इसका औसत वेग क्या होगा? औसत वेग एक चरण पूरा करने में लिए समय पर निर्भर करता है और बी कह रहा है 1, सी कह रहा है औसत वेग औसत गति के समान है और डी कह रहा है 0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। जो वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु एक चरण पूर्ण करने में 1 सेकंड लेती है तो उसका औसत वेग 0 होगा। तो देखते हैं वृत्तीय गति में औसत वेग एक वस्तु द्वारा एक चरण पूर्ण करने के लिए 0 होगा क्योंकि वृत्तीय गति में विस्थापन 0 होता है। प्रक्षेप्य का पथ कहलाता है ऊंचाई, परास, प्रक्षेप्य वक्र, उड़ान। तो इसका राइट आंसर होगा प्रक्षेप्य वक्र, ऑप्शन नंबर सी। तो प्रक्षेप्य वह वस्तु है जिसे बल के प्रयोग के द्वारा ऊर्ध्वाधर दिशा अथवा अंतरिक्ष में फेंका जाता है। प्रक्षेप्य गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत एक ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है जिसे प्रक्षेप्य वक्र कहते हैं। रेल की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? घूर्णन गति, घुमाव गति, प्रक्षेप्य गति, रूपांतरित गति। तो रूपांतरित गति, ऑप्शन नंबर डी। रेल की गति रूपांतरित गति का उदाहरण है क्योंकि रूपांतरित गति में वस्तु के सभी भाग समान दिशा तथा समान समय में एक समान वेग से समान दूरी तय करते हैं। रूपांतरित गति 2 प्रकार की होती है जैसे सरल रेखीय गति और वक्रीय गति। यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो इसका त्वरण बढ़ता है, इसका त्वरण घटता है, इसका वेग परिवर्तित होता रहता है, इसका वेग एक समान रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी, इसका वेग परिवर्तित होता रहता है।
एक समान वृत्त की गति की से गतिशील वस्तु की गति अपरिवर्तित रहती है, परंतु उसकी दिशा लगातार परिवर्तित होती रहती है। इसलिए वस्तु के वेग में परिवर्तन होता रहता है तथा त्वरण शून्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं, तोप से एक गोल दागा जाता है। गोले की गति है सीधी रेखीय गति, प्रक्षेप्य गति, उच्च प्रवलयाकार गति या क्षैतिज गति। तो तोप से दागे गए गोले पर प्रक्षेप्य गति होती है। प्रक्षेप्य गति में वस्तु प्रवलयाकार पथ का अनुगमन या अनुसरण करती है। क्रिया और प्रतिक्रिया सदैव समान वस्तु पर लगते हैं, समान परिमाण वाले होते हैं, समान दिशा में होते हैं, सदैव स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। तो समान परिमाण वाले होते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया समान परिमाण वाले होते हैं। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार सदैव प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव समान परिमाण वाले होते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, अभी हम इसको पीछे डिस्कस कर चुके हैं, अपकेंद्रण, अपोहन, उत्क्रम परासरण, विसरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। लोक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, कुंडली में घर्षण होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, लोलक के भार में परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण उसका आवर्त काल भी बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप लोलक घड़ियां गर्मियों में स्लो हो जाती हैं, यानी कि सुस्त हो जाते हैं। पृथ्वी पर पलायन वेग है 15.0 किलोमीटर प्रति सेकंड, 21.1 किलोमीटर प्रति सेकंड, 7 किलोमीटर प्रति सेकंड या 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इसका राइट आंसर होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यह पृथ्वी पर पलायन वेग है। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें सब्सक्राइब। इससे आपको अच्छे अच्छे कंटेंट पर डे मिलते रहेंगे जीएस से। इससे बाहर जीएस नहीं जाना है, आप पेपर के बाद खुद बात करेंगे। ज्योति फ्लक्स एसआई मात्रक है, तो इसका देखते हैं ल्यूमेन, मीटर, वोल्ट, टेस्ला। तो इसका राइट आंसर होगा ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है और टेस्ला ज्योति तीव्रता का मात्रक होगा। ये जो टेस्ला है वो ज्योति तीव्रता का। तो आशा करते हैं दोस्तों कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।